जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा। सपने हैं लहरे, मंजिले हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पानी की, जल की, जीवन का आधार। हमारे पास ये कुछ पर्यावरण विज्ञान के नोट्स हैं, लगता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए हैं। इनमें पानी का महत्व, धरती पर ये कितना है, कैसे है, और वो जल चक्र वाली बात, इन सब पर फोकस है। तो चलिए इन्हीं नोट्स को जरा गहराई से देखते हैं। पहली बात तो यही, भारतीय संस्कृति में पानी कितना अहम है, देवी का दर्जा दिया गया है। हाँ, और ये तो है ही कि पुरानी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसी, पानी के बिना तो शुरुआत ही नहीं हो सकती थी। बिल्कुल। और देखिए ये बात भी दिलचस्प है इन नोट्स में कि धरती का 71% हिस्सा पानी है ना, लेकिन उसमें से लगभग 97% तो समुद्र का खारा पानी है। खारा पानी, हाँ, मतलब पीने लायक नहीं। बिल्कुल नहीं, सीधे इस्तेमाल लायक तो बिल्कुल नहीं। तो बचा सिर्फ 3% ताज़ा पानी, और नोट्स कहते हैं कि उसमें से भी करीब 68% ग्लेशियर और बर्फ के रूप में जमा है। हाँ, करीब 68%, और फिर मतलब लगभग 30% जमीन के नीचे है, भूजल के रूप में। तो नदियों और झीलों में तो बहुत ही कम बचा, फिर बहुत ही कम। असल में अगर हम देखें ना, कुल ताजे पानी का सिर्फ शायद 0.5% ही ऐसा है जो नदियों, झीलों और आसानी से मिलने वाले भूजल के तौर पर हमें उपलब्ध है। 0.5%? ये आंकड़ा तो सच में सोचने पर मजबूर करता है। तो मतलब ये जो थोड़ा सा पानी है, ये घूमता कैसे है? मतलब धरती और आसमान के बीच नोट्स में जल चक्र का जिक्र है। हाँ, जल चक्र वो एक कुदरती प्रक्रिया है। बहुत आसान शब्दों में समझें तो सूरज की गर्मी से पानी भाप बनता है, समुद्रों से, नदियों से। वाष्पीकरण। हाँ, वाष्पीकरण। फिर वो भाप ऊपर जाती है, ठंडी होती है और बादल बन जाती है, छोटी छोटी बूंदें या बर्फ के कण। संघनन। हाँ, संघनन। और फिर वही पानी बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में वापस धरती पर, इसे वर्षण कहते हैं। और फिर वो बहकर वापस नदियों, समुद्रों में या जमीन के अंदर। बिल्कुल, यही चक्र चलता रहता है। लेकिन नोट्स ये भी कह रहे हैं कि अब इस चक्र में कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ, हो रही है, और इसके कई कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है जलवायु परिवर्तन। तापमान बढ़ रहा है। हाँ, तापमान बढ़ने से कहीं तो बाष्पीकरण बहुत तेज हो गया है और कहीं बारिश का पूरा पैटर्न ही बदल गया है। कभी अचानक बहुत तेज बारिश, बाढ़ आ जाती है, तो कभी लंबा सूखा पड़ जाता है। और वो जंगलों की कटाई, शहरीकरण। बिल्कुल, जंगल कटने से और ये जो हम शहर बसा रहे हैं, कंक्रीट फैला रहे हैं, उससे पानी जमीन के अंदर रिस नहीं पाता। अच्छा, कंक्रीट की वजह से? हाँ, तो भूजल रिचार्ज नहीं हो पाता, और ऊपर से जो प्रदूषण हम फैला रहे हैं नदियों में, झीलों में, वो पानी की गुणवत्ता खराब कर रहा है। तो मतलब एक तरह से हम खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं। इसके असर तो अब दिखने भी लगे होंगे, सूखा, बाढ़, ये सब तो बहुत आम हो गया है। असर बिल्कुल साफ है। आप आंकड़े देखिए, FAO के 2023 के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में जितना ताज़ा पानी इस्तेमाल होता है, उसका करीब 70% खेती में जाता है। 70%? सिर्फ खेती में? हाँ, 70%। करीब 20% उद्योगों में और सिर्फ 10% हमारे घरों में, मतलब घरेलू कामों में। अच्छा। और UN वाटर की 2024 की रिपोर्ट तो और भी चौंकाने वाली है। वो कहती है कि दुनिया के करीब 4 अरब लोग, यानी लगभग आधी आबादी, साल में कम से कम 1 महीना पानी की शिद्दत झेलती है। 4 अरब लोग, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और भारत का क्या हाल है? नोट्स में नीति आयोग का भी जिक्र था। हाँ, भारत के लिए स्थिति वाकई चिंताजनक है। नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि 2030 तक 2030 मतलब बस कुछ ही साल। हाँ, 2030 तक देश के 21 बड़े शहरों में भूजल लगभग खत्म हो सकता है। कि शहर? ये तो बहुत गंभीर बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो भूजल पर ही निर्भर हैं पीने के पानी के लिए भी। बिल्कुल,
करोड़ों लोग निर्भर हैं और इसके नतीजे जाहिर है अच्छे नहीं होंगे। गंदे पानी से बीमारियां फैलेंगी, पानी कम होगा तो खेती पे असर पड़ेगा, अनाज महंगा होगा। और पानी के लिए झगड़े भी हो सकते हैं। हाँ, सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। तो इन नोट्स में समाधान क्या बताए गए हैं? कुछ तो उपाय होंगे। हाँ, उपाय बताए हैं। जैसे एक तो पारंपरिक तरीका है बारिश का पानी जमा करना, वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बिल्कुल। और खेती में पानी बचाने की नई तकनीकें हैं जैसे ड्रिप सिंचाई। हाँ, वो जिसमें पानी सीधा जड़ों में जाता है। हाँ, बूंद बूंद करके पानी की बर्बादी बहुत कम होती है। और एक और जरूरी चीज है, घरों और कारखानों से जो गंदा पानी निकलता है उसे साफ करके दोबारा इस्तेमाल करना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। ये सब उपाय तो हैं, लेकिन ये अकेले काफी नहीं हैं। अच्छा, और क्या चाहिए? इनके साथ चाहिए मजबूत सरकारी नीतियां। और सिर्फ नीतियां बनाना काफी नहीं, उन्हें ठीक से लागू भी करना होगा। और सबसे जरूरी है लोगों में जागरूकता। हाँ, जन जागरूकता। जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। बिल्कुल, पानी बचाने की आदत डालनी होगी। संयुक्त राष्ट्र की जो विश्व जल विकास रिपोर्ट 2024 है वो भी आपसी सहयोग पर ही जोर देती है। और जैसा हमने देखा 70% पानी खेती में लगता है, तो सेक्टर में सुधार लाना सबसे जरूरी है। तो कुल मिला के बात यह है कि पानी दिखता भले ही बहुत हो समंदर में, लेकिन इस्तेमाल लायक ताज़ा पानी बहुत कम है। हाँ, बहुत कम। और जलवायु परिवर्तन, हमारे अपने काम जैसे जंगलों की कटाई, प्रदूषण, ये सब मिलकर इस संकट को और बढ़ा रहे हैं, खासकर भारत जैसे देशों में जहां भूजल तेजी से खत्म हो रहा है। लेकिन समाधान भी है, तकनीक भी है, पारंपरिक ज्ञान भी है। बारिश का पानी बचाना, खेती के तरीके सुधारना, पानी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल करना, ये सब रास्ते हैं। जरूरत है कि हम सब मिलकर कोशिश करें। सरकारें, किसान, उद्योग और हम सब नागरिक। हर बूंद की कीमत समझनी होगी। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते इन नोट्स के आधार पर एक सवाल मन में आता है। हाँ, पूछिए। अगर दुनिया का 70% पानी खेती में जा रहा है, तो क्या हमारे खाने पीने की आदतों में छोटे छोटे बदलाव, जैसे हम क्या खाते हैं, कौन सी फसलें चुनते हैं, क्या ये मिलकर पानी की वैश्विक खपत पर कोई बड़ा असर डाल सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है कि हमारे खान पान का पानी पर कितना असर है। हाँ, इस पर सोचने की जरूरत है। हम बन के दिखाएंगे, है हमारे रस्तों में साथ युवा धूम कुड़िया कहा।